हे माइंडफुल पीपल्स और स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपने इस YouTube चैनल में फिजिक्स की एक नई वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में, यानी वैद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में। अगर आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो आखिरी हिस्से को मिस मत करना, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के पैटर्न को हम कैसे याद रखते हैं ये मैं आपको आखिर में बताऊंगा। तो बिना कोई देरी किए चलिए शुरू करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को समझने के लिए सबसे पहले हमें कुछ एक्सपेरिमेंट्स और कुछ लॉस को समझना होगा। जैसे हमारे पास एक ऑर्स्टेड का एक्सपेरिमेंट था, उसके बाद हमें एम्पियर का सर्क्यूटल लॉ को समझना पड़ेगा और आखिर में हम लोग फैराडेज के लॉ को समझेंगे। ये चीजें क्या बताते हैं, ये तीनों एक्सपेरिमेंट्स और लॉस क्या बताते हैं कि अगर आपके पास कोई चार्ज है तो क्या मैग्नेटिक फील्ड होगी, अगर आपके पास कोई मैग्नेट है यानी चुंबक है तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। अगर हाँ या ना इनमें से आंसर मिल जाते हैं तो आगे हम लोग अपनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को आसानी से समझ सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोग के सामने समझाने जा रहा हूं ऑर्स्टेड का एक्सपेरिमेंट। नंबर 1, ऑर्स्टेड्स एक्सपेरिमेंट। यानी ऑर्स्टेड का प्रयोग। तो ऑर्स्टेड के एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग उन्होंने क्या बोला कि आपके पास सपोज दैट कोई सर्किट है, उस सर्किट में एक बैटरी लगी हुई है, इसका मतलब हम करंट को फ्लो करना चाहते हैं। ये नेगेटिव टर्मिनल, ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल। नेगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव टर्मिनल पर आएंगे तो विपरीत डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में आपकी करंट फ्लो होगी। अब हम लोग मान लेते हैं कि हम क्या करें, पोलैरिटी को चेंज कर दें। पोलैरिटी को चेंज करने का मतलब ये है कि इन प्लेटों की डायरेक्शंस को बदल दे रहे हैं, एक तरफ पॉजिटिव इधर कर देते हैं, एक तरफ नेगेटिव इधर कर देते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि आपकी करंट की डायरेक्शन भी बदल जाएगी। तो हम असल में क्या कहना चाह रहे हैं कि हमें इस सर्किट में करंट फ्लो करनी है। तो आपके सामने ये सर्किट है, आप करंट फ्लो कर रहे हैं, तो सपोज करंट की डायरेक्शन आप लोग मान लीजिए ये है, तो करंट की डायरेक्शन अगर ये है तो लगातार इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। क्यों? क्योंकि चार्ज है, चार्ज की वजह से आपको क्या मिलेगा, आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी। चार्ज चल रहा है, इससे क्या फर्क पड़ता है तो चार्ज ही ना, चार्ज चाहे रुका हुआ हो, चार्ज चाहे चल रहा हो, इलेक्ट्रिक फील्ड तो बनाएगा ही बनाएगा। ऑर्स्टेड ने इसके साथ में क्या किया कि एक आपका मैग्नेटिक कंपास रखा। मैग्नेटिक कंपास का मतलब ये हो गया कि आपकी वो चुंबकीय क्षेत्र, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि चार्ज रखा होता है तो वो अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, तो ऐसे अगर कोई चुंबक रखा हो, कोई मैग्नेट रखा हो तो वो अपनी चुंबकीय क्षेत्र बनाएगा। लेकिन हम ये देखना चाहते थे कि धारा जो है यानी करंट जो है, क्या उसके बहने की वजह से भी आपका मैग्नेटिक फील्ड होगा क्या। जैसे फिर से मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, आपके पास में कोई आवेश है, कोई चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड होना ही होना है, ठीक है। चार्ज चल रहा है तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा क्योंकि है तो चार्ज ही ना। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि मैग्नेट होने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होता है, यानी चुंबक होने की वजह से चुंबकीय फील्ड होती है। अगर चुंबक ना हो, सिर्फ करंट फ्लो हो रही हो तो क्या मैग्नेटिक फील्ड होगी। यानी ऑर्स्टेड ने ये कहना चाहा है कि करंट फ्लो होने की वजह से अगर आपकी मैग्नेटिक फील्ड है तो क्यों है। तो हम ये देख रहे हैं कि आपके सामने बैटरी लगी हुई है, ये सर्किट है, यहां मैग्नेटिक कंपास रख दिया, मतलब चुंबकीय क्षेत्र को मापने के लिए क्या चुंबकीय क्षेत्र है, अगर है तो उसे कौन मापेगा, मैग्नेटिक कंपास, ठीक है। तो उसके लिए मैग्नेटिक कंपास लगाया और इसमें आपने क्या किया है, एक सुई लगी हुई होती है। अगर करंट फ्लो हुई तो ऑर्स्टेड ने देखा जैसे ही करंट फ्लो होती है वैसे ही इस मैग्नेटिक कंपास में आपका एक डिफ्लेक्शन आता है, एक डिफ्लेक्शन आता है, मतलब सुई जो होती है एक तरफ विक्षेपित हो जाती है। फिर हम क्या करते हैं, बैटरी की पोलैरिटी को बदलकर, बैटरी की प्लेटों की डायरेक्शंस को बदलकर करंट की डायरेक्शन चेंज कर देते हैं। अगर डायरेक्शन अभी इस तरफ थी तो अब हम डायरेक्शन अगर इस तरफ कर दें तो मैग्नेटिक कंपास में भी आपका क्या आया, डिफ्लेक्शन अपोजिट आया। अभी इस साइड आ रहा था और इस साइड आने लगा। इसका मतलब क्या हुआ कि करंट की डायरेक्शन चेंज होने से मैग्नेटिक कंपास की जो सुई थी उसका डायरेक्शन भी चेंज हो गया। यानी हम क्या कहना चाह रहे हैं, ये मैग्नेटिक कंपास क्या मेजर करता है, क्या मापता है, मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र को मापता है। अगर कहीं पर चुंबकीय क्षेत्र है तो वो उसे मापेगा। जितना ज्यादा सुई में विक्षेप आएगा यानी डिफ्लेक्शन आएगा उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा। वो पता लगा जितनी ज्यादा करंट फ्लो हो रही थी, मैग्नेटिक कंपास में जो डिफ्लेक्शन था वो इतना ही ज्यादा आ रहा था। अब मैग्नेटिक कंपास जो होता है वो तो ये नापता है कि मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, लेकिन यहां फ्लो हो रही है करंट, तो इससे पता लगा कि जब करंट क्या है,
चार्ज का चलना, चार्ज चलना मतलब इलेक्ट्रॉन्स का चलना, तो इलेक्ट्रॉन्स ही तो बह रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स है यानी चार्ज है, तो उनकी वजह से आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। लेकिन जब वो चल रहे हैं तो उनकी वजह से आपको मैग्नेटिक कंपास में यानी चुंबकीय कंपास में आपको डिफ्लेक्शन मिल रहा है, और चुंबकीय जो कंपास है वो क्या मापता है, मैग्नेटिक फील्ड मापता है कि कितनी है। तो इसका मतलब हमें पता लगा जब आपने करंट को फ्लो किया मतलब चार्ज को मूव किया, जब करंट फ्लो हुई तो उसके पास में चार्ज के पास बन रही है। क्लियर हुआ? आप जब करंट को फ्लो कर रहे हो तो इस कंपास में जो कि मैग्नेटिक कंपास है उसमें आपका डिफ्लेक्शन मिल रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया कि चार्ज के बहने की वजह से या फिर करंट के फ्लो होने की वजह से आपको मैग्नेटिक कंपास में भी डिफ्लेक्शन मिल रहा है। और वो क्या शो करता है, वो ये शो करता है कि इसका मतलब हो गया मैग्नेटिक फील्ड भी है चार्ज के चलने से, इसका मतलब करंट के फ्लो होने से मैग्नेटिक कंपास में डिफ्लेक्शन आ रहा है, यानी चार्ज के चलने से आसपास में आपकी एक मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट होती है। ये क्लियर हुआ? ये बताया आपका ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट में। ठीक है, तो अब हमें एक बात क्लियर हो गई कि चार्ज के मोशन से मैग्नेटिक फील्ड भी होती है। मतलब देयर इज अ मूविंग चार्ज, मतलब वहां पर एक मूविंग चार्ज है जो चल रहा है, और मूविंग चार्ज का मतलब हो गया करंट, मतलब चार्ज जब चलता है तो करंट फ्लो होती है, तो करंट फ्लो होने की वजह से कंडक्टर या कि जो आपका वायर है उसके आसपास में आपकी मैग्नेटिक फील्ड भी होती है। तो आप किसी वायर के पास में अगर मैग्नेटिक कंपास को रख दें तो मैग्नेटिक कंपास में डिफ्लेक्शन आएगा। हमें क्लियर हो गया कि ऑस्टेड ने जो एक्सपेरिमेंट किया है उसके अकॉर्डिंग चार्ज जब रुका हुआ होता है या चार्ज चल रहा होता है तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड तो होती ही होती है, साथ ही साथ जब चार्ज सिर्फ चल रहा होगा, रुका हुआ नहीं होगा, तो उसके पास में मैग्नेटिक फील्ड भी होगी। ये बात फर्स्ट टर्म आपका क्लियर हो गया। ओके, अब सेकंड पर आते हैं। तो अब हमें यह समझ में आ चुका है कि अगर सिर्फ चार्ज के चलने से ही आपकी मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है तो इसका मतलब मैग्नेट का होना ही जरूरी नहीं है मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करने के लिए। मतलब सिर्फ और सिर्फ चार्ज के चलने मात्र से ही आपकी मैग्नेटिक फील्ड बन सकती है, जबकि मैग्नेटिक फील्ड तब बनती है जब कोई मैग्नेट होगी, पर मैग्नेट नहीं है और फिर भी आपकी मैग्नेटिक फील्ड हो सकती है कब, जब चार्ज चल रहा होता है। अगली एक्सपेरिमेंट में हम इसका अपोजिट प्रूव करेंगे, यानी फैराडेज लॉ या एक्सपेरिमेंट कह सकते हैं, फैराडेज एक्सपेरिमेंट। देख समझ, मैं अब की पॉइंट आपको बता रहा हूं कि चार्ज के रुके होने से या चलने से ही आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड तो होती ही होती है। ठीक है, क्योंकि चार्ज है तो वो अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा ही बनाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर चार्ज चल रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगी, और मैग्नेटिक फील्ड कब बनती है, जब मैग्नेट हो, लेकिन मैग्नेट तो है नहीं, तो इलेक्ट्रॉन्स के चलने से या फिर चार्ज के चलने से आपकी मैग्नेटिक फील्ड आपको मिल जाती है। ठीक है, एक बात क्लियर है। अब आप जो आपके आगे एक्सपेरिमेंट है वो है फैराडेज एक्सपेरिमेंट। वो आपको क्या बताता है, जस्ट अपोजिट। समझिए बात को, आपके पास मूविंग चार्ज है यानी चार्ज चल रहा है, सही है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, सही है, जबकि कोई भी मैग्नेट यहां पर प्रेजेंट नहीं है। मतलब इलेक्ट्रॉन्स यानी इलेक्ट्रिक फील्ड होने की वजह से आपकी मैग्नेटिक फील्ड बन गई है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसका जस्ट अपोजिट करते हैं। ठीक है, आप क्या कीजिए, एक मैग्नेट लीजिए, यानी ये इसके पोल्स है, या नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। तो आपकी ये पोल्स है, ये आपकी मैग्नेट है, तो उल्टा कर रहे हैं, यहां पे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड थी, बनी कौन सी, मैग्नेटिक फील्ड। ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर प्रेजेंट ही नहीं है, यहां सिर्फ कौन सी फील्ड होगी, यहां होगी आपकी सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड। फील्ड क्या होती है, कुछ ऐसी रेखाएं, कुछ ऐसी लाइंस
जिन्हें हम ये मान लेते हैं कि इस रीजन में इस चीज का प्रभाव है। तो कहीं ना मतलब ऐसा तो हो गई ना कि ये वाली जो आपकी फील्ड दिखाई दे रही है इस चुंबक की, इस मैग्नेट की, कहीं जाके खत्म हो जाएगी, क्योंकि दो चुंबक पास में रखी होती हैं तो हर जगह उनका इफेक्ट थोड़ी होता है, थोड़ी दूर जाकर वो आसपास में नहीं आते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं तक फील्ड होगी, जहां तक फील्ड होगी वहां तक हम कुछ रेखाएं बना देते हैं जो ये आपकी क्या कहलाती है, मैग्नेटिक फ्लक्स कहलाती है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाती है। तो ये आपकी चुंबक है, इस चुंबक के आसपास में कोई ना कोई रीजन होगा, वो रीजन क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स। आप जरा इसका जस्ट अपोजिट कीजिए, ये इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड है, बना क्या, मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेट है, अब मैग्नेट है हमारे पास, लेकिन अब की बार हम क्या बना देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड बना देंगे। तो हम क्या कहना चाहते हैं, आपके पास में ये चुंबक आपको दिखाई दे रही है, इस चुंबक के आसपास का कोई ना कोई एरिया होगा, उस एरिया में आपकी मैग्नेटिक फील्ड होगी। अब इस मैग्नेटिक फील्ड से हमें क्या बनाना है, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाना है, इसका जस्ट अपोजिट। तो क्या ऐसा पॉसिबल है, यानी क्या मैग्नेटिक फील्ड के होने से आपकी करंट फ्लो हो सकती है, जस्ट अपोजिट इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने से मात्र ही आपकी मैग्नेटिक फील्ड बन गई, जबकि मैग्नेट प्रेजेंट नहीं थी। तो आपके फैराडे ने क्या देखा कि एक सर्किट था, एक सर्किट था मतलब एक वायर है, आपका ये वायर, ठीक है। इस वायर को आपने क्या किया, एक कंपास, इलेक्ट्रिक कंपास या फिर ये कह सकते हैं करंट को मापता है, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, हम एक इसके पास में चुंबक लेके गए, यानी मैग्नेट लेके गए, ठीक है। जब हम इस मैग्नेट को लेके गए पास में, ये क्या है, ये आपका एक सर्किट है। सर्किट का मतलब हमने छल्लों के रूप में क्या किया है, एक मतलब तार को, वायर को बांध दिया है, और यहाँ पे आपका एक कंपास लगा हुआ है जो ये देखेगा कि कितनी करंट आपकी फ्लो हो रही है। जितनी ज्यादा करंट होगी कंपास में, जो डिफ्लेक्शन होगा वो उतना ही ज्यादा होगा, ठीक है। अब आप इस वाली मैग्नेट को जब पास में लेके गए तो यानी जो इसकी फील्ड होगी, यानी लाइंस होंगी, जो इसका क्षेत्र होगा वो इस वाले वायर को डिस्टर्ब करेगा। जब डिस्टर्ब करेगा तो ये देखा गया कि इस चुंबक को हम जितना पास लाए, इस वाली सुई में डिफ्लेक्शन उतना ही ज्यादा हो रहा था। और ये वाली सुई मापती क्या है, करंट को मापती है, ठीक है। ये वाली सुई जो है वो करंट को मापने का काम कर रही है। जैसे ही हम इस वाली चुंबक को पास से हटा के दूर लेके आने लगे तो इस वाली सुई का डिफ्लेक्शन जस्ट अपोजिट हो गया, और अपोजिट हो रहा है, जिस भी डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन आपको दिखाई दे रहा है वो क्या बता रहा है कि इस वाले वायर में करंट फ्लो हो रही है। यानी अब हमें एक बात समझ में आई कि ये जो आपको चुंबक दिखाई दे रही है ना, ये चुंबक पास जाती है या दूर आती है, तो उसकी वजह से वायर में करंट फ्लो होती है, और वायर में करंट फ्लो होती है, इसका मतलब करंट फ्लो होने का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। और आपने रखी क्या चीज है, सिर्फ और सिर्फ मैग्नेट, और मैग्नेट क्या प्रोड्यूस करती है, मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से आपको क्या मिल रही है, करंट, और करंट क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड। करंट की वजह से आपको क्या मिलेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसका मतलब हमें समझ में आया, ये है आपकी मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, और इसकी वजह से हमें किसी वायर में या फिर आपके सर्किट में करंट मिल गई। तो करंट मिली, इसका मतलब क्या हो गया, यहां बन गई आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ये बात क्लियर हुई, ओके। तो अब दो चीजें आप लोगों के सामने क्लियर हो गई हैं। चलता हुआ चार्ज, चलता हुआ चार्ज मैग्नेटिक फील्ड को बनाता है। मैग्नेटिक फील्ड की वजह से किसी वायर में करंट फ्लो हो रही है, इसका मतलब वो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। तो ये बात क्लियर हो गई कि अगर आपके सामने चार्ज है तो उससे आप लोग मैग्नेटिक फील्ड बना सकते हो। अगर आपके पास में मैग्नेट है तो उससे आप लोग इलेक्ट्रिक फील्ड बना सकते हो। करंट से जो आपको मैग्नेटिक फील्ड मिली, उस एक्सपेरिमेंट को आपका ऑर्स्टेड ने किया, और आपको मैग्नेट से जो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिली उसे आपने किसने प्रयोग किया, फैराडे। क्लियर हो गया। तो अब तक हमने क्या सीखा कि ऑर्स्टेड के एक्सपेरिमेंट से आप लोगों ने समझा कि करंट के फ्लो होने से ही आपको मैग्नेटिक फील्ड मिल जाती है। फैराडेज के एक्सपेरिमेंट से आपने सीखा कि मैग्नेट के होने से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाती है। अब जो हम ये सीखेंगे वो तीसरा लॉ है जिसका नाम है एम्पियर्स लॉ। एम्पियर्स लॉ, ठीक है। इसे वैसे पूरा कहते हैं एम्पियर्स सर्क्यूचुअल लॉ, एम्पियर्स सर्क्यूचुअल लॉ, मतलब एम्पियर का परिपथीय नियम। ये क्या बोलता है,
फिर से मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि आपके इलेक्ट्रॉन्स के चलने से ही आपको मैग्नेटिक फील्ड मिल गया और मैग्नेट के होने से ही आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया। तो कितनी करंट फ्लो करें कि आपका कितनी मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है? तो देखिए, एम्पियर ने बताया किसी लूप में, जैसे कोई बंद लूप है, करंट जो होगी वो बंद लूप की तरफ ही जाती है, खुले हुए जो तार होते हैं उनमें करंट फ्लो नहीं होती है। तो मान लेते हैं आपके पास ये एक लूप है, लूप का मतलब वो सिरे दोनों उसके बंद होने चाहिए। सपोज दैट इसमें आई करंट फ्लो हो रही है, आई करंट फ्लो हो रही है और करंट के फ्लो होने से कंडक्टर के पास में यानी चालक के पास में एक मैग्नेटिक फील्ड बनती है। मान लेते हैं वो मैग्नेटिक फील्ड कितनी है? बी है। तो एम्पियर ने क्या बोला कि अगर आपके पास इनक्लोज्ड सर्किट हो यानी बंद सर्किट हो तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड जो बनेगी उसके आसपास वो मैग्नेटिक फील्ड और लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू होगा म्यू नॉट आई। समझिए बात को, ये कहा एम्पियर ने कि अगर आप की करंट आई फ्लो हो रही हो किसमें? एक इनक्लोज्ड वायर में, एक इनक्लोज सर्किट में, तो आपका ये जो होना चाहिए वो क्लोज्ड होने वाली सर्किट होगी। मतलब कहने का ये हो गया जो करंट फ्लो हो रही है वो एक बंद लूप में बह रही होगी। तो अब आपको पता है ऑस्टेन ने क्या बोला, करंट के फ्लो होने से मैग्नेटिक फील्ड होता है, तो यहाँ पे आपको मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा आसपास। वो मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल आपका उस करंट के म्यू नॉट गुना होता है। फिर से एक बार सुन लीजिए, जो आपकी करंट फ्लो हो रही है उसकी वजह से आपका मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, वो मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल आपका क्या कहलाएगा? उस धारा का, उस करंट का म्यू नॉट गुना के बराबर होगा। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब ये आप सोच रहे हो ये क्या है? dl ये क्या है? अरे देखिए, जैसे मान लीजिए आपके पास में एक सर्किट है जो कि एक सर्किल है। ठीक है, ये जो वायर है आपने इस तरह से मोड़ रखा है, ये एक सर्किल बना रहा है। और अगर आपने मान लिया कि इसकी रेडियस r है, इसकी रेडियस स्मॉल r मान ली है और इसमें करंट मान लिया है, इस I करंट के फ्लो होने से B मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है। तो इसका मतलब अगर हम B को बाहर निकालें तो dl इज इक्वल टू, ये आपका जो B है वो तो कांस्टेंट रहेगा करंट के फ्लो होने से, और म्यू नॉट I B इनटू dl। मतलब हम ये समाकलन का इंटीग्रल का मतलब क्या होता है कि टोटल जो लेंथ है उसे जोड़ दीजिए, तो लेंथ यहाँ पे वायर की तो ली जाएगी और टोटल वायर की लेंथ कितनी होगी? इसकी परिधि के बराबर, सर्कमफेरेंस के बराबर, तो 2πr हो जाएगी। तो अब आप लोग समझ गए होंगे यहाँ लाइन इंटीग्रल का क्या मतलब है। जिस वायर में आपकी करंट फ्लो हो रही है, वो पूरी लेंथ क्या है। तो समाकलन इसीलिए लगाया गया है कि टोटल लेंथ क्या है, क्योंकि हम छोटे से शुरुआत करते हैं और टोटल बढ़ने पर पहुंच जाते हैं। और म्यू नॉट क्या है? फ्री स्पेस की परमिएबिलिटी यानी निर्वात की चुंबकशीलता। ठीक है, तो आपकी ये 2πr इस कंडीशन में है। वायर आपका कुछ भी हो सकता है, लेंथ हो सकती है बहुत लंबी सी, जरूर नहीं है कि एक लूप बना हुआ हो जो कि सर्किल की तरह हो। ठीक है, अब हमने क्या कहा है एम्पियर सर्किट लॉ में कि कितनी करंट फ्लो होने की वजह से कितनी फील्ड बनती है मैग्नेटिक फील्ड, वो किसने बताई? एम्पियर सर्किट लॉ के अकॉर्डिंग बताई गई है। ठीक है, तो अब तक हम लोगों ने ये समझ लिया, बार बार रिपीट कर रहा हूं, इलेक्ट्रॉन्स के चलने से ही आपका मैग्नेटिक फील्ड बनता है, मैग्नेट के होने से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाता है, कितनी करंट फ्लो होने की वजह से कितनी मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है। अब ये सारी बातें आप लोग सोच रहे होंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से क्या मतलब है। अब आपको समझ में आएगा कि या तो इलेक्ट्रिक वेव्स हो सकती हैं या आपकी मैग्नेटिक वेव्स हो सकती हैं, लेकिन अब आप पढ़ रहे हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, मतलब एक वेव है जिसमें दोनों पार्ट है, मतलब इलेक्ट्रिक पार्ट भी है और आपका मैग्नेटिक पार्ट भी है। ठीक है, तो वो अब क्लियर करने की जरूरत नहीं है। इलेक्ट्रॉन्स के चलने से आपकी मैग्नेटिक फील्ड होती है, मैग्नेट के किसी वायर के पास लाने से ही आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। तो यानी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स दो अलग अलग चीजें नहीं है, उन्हें कंबाइन किया जा सकता है। और इसके लिए किसे प्रूव करने की जरूरत पड़ी? ये चीज आपकी प्रूव की है मैक्सवेल नाम के साइंटिस्ट ने। मैक्सवेल नाम के साइंटिस्ट ने यह बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के काउंटर पार्ट है, मतलब दोनों एक दूसरे के होने से होते हैं। धारा बहेगी तो चुंबकीय क्षेत्र होगा, चुंबक होगी तो वैद्युत क्षेत्र होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों अलग चीजें नहीं है, इसलिए इनसे जो तरंगे बनती है वो कहलाती है इलेक्ट्रिक
मैग्नेटिक वेव्स यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यानी वैद्युत चुंबकीय तरंगे। तो मैक्सवेल ने क्या बताया कि वैद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होती हैं? वैद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होती हैं? जब कोई आवेश, फिर से समझ लीजिए, जब कोई आवेश चल रहा होगा बहुत तेजी से। अब एक बात और क्लियर करनी पड़ेगी, अगर आपके पास में कोई चार्ज चल रहा है, चार्ज चल रहा है, सपोज दैट आपके घर में जो बल्ब जल रहे हैं या पंखे चल रहे हैं, तो हमारे पास जो मेन लाइन होती है वो आपकी एसी करंट होता है, यानी अल्टरनेट करंट होता है। तो अल्टरनेट करंट यानी प्रत्यावर्ती धारा कैसे चलती है? प्रत्यावर्ती धारा तो ऐसे चलती है कि नहीं है? तो ये आपकी प्रत्यावर्ती धारा है। इस प्रत्यावर्ती धारा को जरा आप और से देखिए, ये प्रत्यावर्ती धारा एक लूप ऊपर जा रही है और एक लूप नीचे आ रही है, मतलब आधा हिस्सा इसका ऊपर है, आधा हिस्सा इसका नीचे है, यानी यहां से चलने के बाद यहां इसका पूरा चक्कर होता है, यानी आधा चक्कर इसका लूप में ये चला गया, आधा चक्कर ये चला गया, तो ये आपका पूरा ऊपर वाला हिस्सा कहलाया पॉजिटिव हाफ साइकिल और नीचे वाला आपका हिस्सा कहलाया नेगेटिव हाफ साइकिल। यानी पॉजिटिव और नेगेटिव हिस्सों को मिलाने के बाद आपकी एक साइकिल बन रही है। ठीक है, ये वो वाली साइकिल नहीं चलाने वाली, ठीक है, ये साइकिल है चक्र वाली, लेकिन कहीं ना कहीं सेंस वहीं से लिया गया है। ठीक है, तो ये वाला आधा चक्कर और ये वाला आधा चक्कर मिलकर एक साइकिल बना रहा है। ऊपर वाला हिस्सा पॉजिटिव हाफ साइकिल है, नीचे वाला हिस्सा आपका नेगेटिव हाफ साइकिल है। इसका मतलब पता चला, जब पॉजिटिव वाले आप हिस्से को देखेंगे तो आपका कहीं ना वैल्यू बढ़ती जा रही है और नीचे आने पर आपकी वैल्यू घटती जा रही है। तो आपको ये पता लगा, अगर चार्ज चल रहा होगा तभी करंट फ्लो होनी है, और जो आपके मीटर से बिजली आ रही है वो अल्टरनेट करंट है, यानी प्रत्यावर्ती धारा है। तो प्रत्यावर्ती धारा जो आपके पास में आ रही है उसमें चार्ज कैसे चल रहा है? उसमें चार्ज ऐसे करके चल रहा है, इस तरह से। ठीक है, तो जब इस तरह से चल रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि चार्ज लगातार पॉजिटिव हाफ में भी जा रहा है और नेगेटिव हाफ में भी जा रहा है। ठीक है, और हमें ये पता है कि चार्ज के चलने से आपकी मैग्नेटिक फील्ड बनती है ऑस्टेट के एक्सपेरिमेंट से। तो इसका मतलब अगर चार्ज जो आपको दिखाई तो नहीं देता है, कहने का मतलब ये हो जो आपको करंट फ्लो हो रही है वो करंट फ्लो इतनी तेज हो रही है कि हम देख भी नहीं सकते उसे। तो चार्ज बहुत तेज चल रहा है, और चार्ज जितना तेज चलेगा मैग्नेटिक फील्ड उतनी ही ज्यादा होगी ऑस्टेट के एक्सपेरिमेंट से। तो इसका मतलब यहाँ पे जो आपको ये करंट चलती हुई दिखाई दे रही है, फ्लो होती हुई दिखाई दे रही है, क्या होगा? ये करंट ही तो है ना, और करंट है इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इलेक्ट्रिक फील्ड है मतलब चार्ज चल रहा है, चार्ज चल रहा है मतलब आपकी करंट फ्लो हो रही है। ये सारी चीजें आपस में एक ही दूसरे की काउंटर पार्ट है। तो चार्ज के चलने से करंट फ्लो हो रही है, जिस वजह से आसपास में क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो अगर आई करंट बह रही है तो हम मान लेते हैं बी आपका क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई कि करंट के फ्लो होने से मैग्नेटिक फील्ड मिल रही है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड है। तो चार्ज चल रहा है, चार्ज चल रहा है तो इलेक्ट्रिक पार्ट भी है और मैग्नेटिक पार्ट भी है। तो जो चार्ज चल रहा होता है ना, वो अपने पीछे एनर्जी फेंक रहा होता है। समझिए बात को, आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि जो हमारे हाथ में डंडा होता है, छड़ होती है, अगर आप उसे हवा में ऐसे करके घुमाएं तो उतनी हवा जो होती है कटती जाती है और एक आवाज आती है। जैसे आप ऐसे डंडा करके घुमाएंगे तो इसका मतलब वो डंडा जैसे इधर की तरफ जाएगा तो आपको पीछे की तरफ एक साउंड सुनाई देगा। आप लोगों ने कभी कभी रॉकेट भी देखे होंगे, रॉकेट जब आगे जा रहे होते तो पीछे एक शंकुआकार का धुआं निकालते चलते हैं। ठीक है, तो आप खुद सोच के देखिए, जब आप आगे की तरफ बहुत तेजी से जा रहे होंगे तो पीछे की तरफ बहुत तेजी से एनर्जी फेंक रहे होंगे। हाँ या ना? हाँ या ना? अब आपको पता है करंट फ्लो हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड है, करंट के फ्लो होने से इलेक्ट्रिक फील्ड, उसकी वजह से बन गई मैग्नेटिक फील्ड। तो जब चार्ज आगे की तरफ जा रहा होगा तो पीछे की तरफ एनर्जी फेंक रहा होगा। वो एनर्जी कैसे करके मिलेगी आपको? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के रूप में मिलेगी, यानी वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में मिलेगी। क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के चलने से वैद्युत वाला पार्ट हो गया, उसके चलने से आपको चुंबकीय वाला पार्ट मिल रहा है। तो जो तरंगे पीछे की तरफ फेंकती हुई आ रही होंगी वो चार्ज, वो तरंगे ही क्या कहलाएंगी? आपकी वैद्युत चुंबकीय तरंगे कहलाएंगी। अब देखिए वो वैद्युत चुंबकीय तरंगे कैसी होती हैं? वो वैद्युत चुंबकीय तरंगे कुछ ऐसी होती हैं। वैद्युत चुंबकीय तरंगों में दो पार्ट होते हैं, एक आपका वैद्युत पार्ट और एक आपका चुंबकीय पार्ट। जितना पार्ट आपको वैद्युत का दिखाना पड़ेगा उतना ही चुंबकीय का दिखाना पड़ेगा। करंट का फ्लो होना, इसका मतलब चुंबकीय क्षेत्र का उत्पन्न होना। तो ये आपका मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, उसकी वजह से क्या बना?
चुंबकीय क्षेत्र बना, वो आप लोग इस तरह से बनाएंगे। समझ लीजिए, अगर आपका ये हिस्सा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड वाला होगा तो मैग्नेटिक फील्ड वाला इसके जस्ट लंबवत होगा, मतलब बीच में उनके एंगल कितना होगा 90 डिग्री का। तो इसका मतलब आपको पता लगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड होंगी तो दोनों ही, और दोनों होंगी इसका मतलब होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे की लंबवत होती हैं। वो हिस्सा ऊपर की तरफ है तो ये लेटा हुआ होगा, यानी बीच में एंगल 90 डिग्री होगा। फिर अगला हिस्सा ये इलेक्ट्रिक फील्ड का हो गया तो मैग्नेटिक फील्ड का फिर हिस्सा लेटा हुआ होगा। तो वैद्युत चुंबकीय तरंगें किस तरह से चलती हैं, जैसे कि वो एक दूसरे के लंबवत हैं। जैसे कि क्या मतलब क्या होती ही है, तो आपको मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एक दूसरे के लंबवत दिखाई देंगी। ठीक है, तो अब ये बात समझ में आ गई कि आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड वाला हिस्सा एक्स एक्सिस पर लेने अगर तो वाई एक्सिस पर आपका मैग्नेटिक फील्ड होगा, और जो आपकी वेव्स होंगी वो जा किस डायरेक्शन में रही होंगी, जेड डायरेक्शन में। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और वेव जा रही होगी जेड डायरेक्शन में। मतलब उनके चलने की दिशा, उनके इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक पार्ट्स की दिशा जो होगी सब तीनों कैसी होंगी, एक दूसरे के लंबवत होंगी। तो मैक्सवेल ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, फिर से रिपीट कर रहा हूं, क्या बताया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो वेव्स होती हैं जब कोई चार्ज बहुत तेज चल रहा होता है तो पार्ट और मैग्नेटिक पार्ट दोनों लेकर चल रहा होता है, तो पीछे की तरफ जो एनर्जी फेंकता है वो कुछ तरंगों के रूप में फेंकता है। वो तरंगें आपकी क्या कहलाती हैं, वैद्युत चुंबकीय तरंगें कहलाती हैं। और ये तरंगें में, जो तरंगों में दोनों पार्ट जो होते हैं वो आपके एक दूसरे के लंबवत होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, और चलने की दिशा इन दोनों के लंबवत होती है। एक्स डायरेक्शन में ई, वाई डायरेक्शन में बी और जेड डायरेक्शन में वो चलती हुई जाएगी। ये बात क्लियर हो गई? ओके। तो अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को समझने के बाद अब हम लोग समझते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में कौन कौन सी वेव्स आती हैं। तो ये आप चाहे बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, कोई भी हो, सब समझ ले, सबको समझ में आएगा। आज एक ऐसी ट्रिक बताने जा रहा हूं जो आपको हमेशा याद करने पर मजबूर कर देगी कि ये सारी चीजें आप कभी भूल नहीं पाओगे। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में आपकी 7 तरह की वेव्स आती है। कौन कौन सी? गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, विजिबल रीजन और आपका इंफ्रारेड रेज और आपका माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स। लेकिन ये याद नहीं रखी जाती कि किन की फ्रीक्वेंसी आवृत्ति सबसे ज्यादा होती है, किन की तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होती है। तो इनके ऑर्डर हम लोग भूल जाते हैं कि किसकी तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होती है, किन की आवृत्ति सबसे ज्यादा होती है। इसे याद करने के लिए सबसे बेहतरीन एक ट्रिक बता रहे हैं हम आपको। देखिए, आपको पता है किसी भी तरंग की ऊर्जा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है E = h न्यू, जहां पे E आपकी ऊर्जा हो गई उस तरंग की, h होता है प्लांक नियतांक जिसका मान निर्धारित होता है, और न्यू होता है आपका उस वेव की फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति। और आप लोग जानते हो फ्रीक्वेंसी न्यू और तरंगदैर्घ्य लैम्डा की जो मल्टीप्लिकेशन होती है वो आपकी लाइट की स्पीड के बराबर होती है, c के बराबर होती है। ठीक है, तो यहां से अगर न्यू की वैल्यू निकाल लो तो कितनी आएगी, c/λ। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो यहां पे अगर E = देखें तो h और न्यू की जगह रख दीजिए c/λ। तो इसका मतलब आपको क्या मिला, E = hc/λ, और यहां मिला E = h न्यू। ठीक है, ये आपका फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में है और ये आपका किसके टर्म में है, वेवलेंथ के टर्म में। तो हमें ये क्लियर हुआ है अगर किसी वेव की तरंगदैर्घ्य जितनी ज्यादा होगी उसकी आवृत्ति उतनी ही कम होगी। ठीक है, या फिर हम ये कहें कि आवृत्ति जितनी ज्यादा होगी उसकी तरंगदैर्घ्य उतनी कम होगी। ये दोनों एक दूसरे के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, अब आपके सामने 7 तरह की वेव्स लिखी हुई हैं, इनका ऑर्डर याद नहीं होता है, आपसे बीच में उठा के पूछ सकता है कि अल्ट्रावायलेट रेज और विजिबल रीजन में आपकी किसकी तरंगदैर्घ्य ज्यादा होती है, क्या ये पूछ सकता है किसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है। जो भी आपसे इन 7 में से कहीं से भी 2 उठा ले, 3 उठा ले, लगातार ये क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, तो कोई सी भी 2-3 आप उठा लिए, आपको कंफ्यूज करने के लिए वो पूछ सकता है। तो ये याद करने के लिए आपको क्या करना है, आपको ट्रिक याद रखना है, ट्रिक याद रखना है, ट्रिक याद रखना है। गाड़ी 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 एक्स एक्स यू वी, महिंद्रा की ये गाड़ी होती है, गाड़ी एक्स यू वी, गाड़ी एक्स यू वी। इन 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 माई माई माई, रेंज रेंज रेंज।
समझ में आ गई बात? गाड़ी XUV इन माई रेंज, वैसे हमारी औकात नहीं है कि हम XUV ले पाए, लेकिन हम इस ट्रिक में हम क्या बोल रहे हैं, गाड़ी XUV गाड़ी होती है महिंद्रा की, गाड़ी XUV इन माई रेंज, मतलब ये मेरी औकात में है गाड़ी, यानी गाड़ी XUV इन माई रेंज, गाड़ी यानी गामा रेज, X यानी एक्स रेज, U यानी अल्ट्रावायलेट रेज, V मतलब विजिबल लाइट, इन इंफ्रारेड रेज, माई मतलब माइक्रोवेव्स, रेंज मतलब आपकी रेडियो वेव्स। तो ये आप फटाफट याद कर लीजिए, गाड़ी XUV इन माई रेंज, गाड़ी XUV इन माई रेंज, गाड़ी XUV इन माई रेंज, ये आपका क्रम आपको याद हो जाएगा। अब आप याद रखिए, सबसे ऊपर आपकी गामा रेज है, गामा रेज की आपकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है, फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है, मतलब न्यू इसके लिए सबसे ज्यादा होगा। जैसे जैसे आप नीचे आते जाओगे, जैसे जैसे आप नीचे आते जाओगे, वैसे वैसे आपकी फ्रीक्वेंसी घटती जाएगी, यानी सबसे कम होती जाएगी। इसका मतलब गामा रेज की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा, और उससे कम आपकी एक्स रेज की, उससे कम अल्ट्रावायलेट रेज की, और धीरे धीरे करते करते सबसे कम आपकी फ्रीक्वेंसी किसकी होती है, रेडियो वेव्स की। इससे हमें पता लग रहा है कि अगर सबसे कम फ्रीक्वेंसी आपकी अल्ट्रावायलेट रेज की, सॉरी आपकी सबसे कम फ्रीक्वेंसी आपके रेडियो वेव्स की है, तो उस कंडीशन में एनर्जी भी सबसे कम किसकी होगी, रेडियो वेव्स की होगी। ठीक है, तो एनर्जी भी इसकी सबसे कम होती है। ठीक है, अब आपको पता है जो फ्रीक्वेंसी होती है उसका जस्ट अपोजिट आपकी तरंगदैर्घ्य होती है, यानी वेवलेंथ होती है। तो वेवलेंथ सबसे कम होगी आपकी किसकी, गामा रेज की। क्यों? क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा, इसका मतलब तरंगदैर्घ्य इसकी सबसे कम होगी, सबसे कम। लेकिन ऊपर से नीचे आएंगे तो एक्स रेज की इससे ज्यादा होगी तरंगदैर्घ्य, फिर और बढ़ेगी, फिर और बढ़ेगी, फिर और बढ़ेगी, फिर और बढ़ेगी, और सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य किसकी होगी, रेडियो वेव्स की होगी। तभी आपको याद आया जब हमने कम्युनिकेशन सिस्टम पढ़ा था, तो उसमें हम लोगों ने लैम्डा जो लिया था, तरंगे कौन सी बाहर तरंगे मिलाई थी, रेडियो वेव्स की, उनकी तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होती है। अब आपको याद हो गया, फ्रीक्वेंसी सबसे कम रेडियो वेव्स की, सबसे ज्यादा गामा रेज की, तरंगदैर्घ्य सबसे कम गामा रेज की, सबसे ज्यादा रेडियो वेव्स की। बीच में किसी भी हिस्से को उठा लीजिए, किसी भी दो हिस्सों को उठा लीजिए, आपसे पूछा जाए अल्ट्रावायलेट रेज और विजिबल लाइट में फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा होती है, तो ऊपर से नीचे आने पर फ्रीक्वेंसी घटती है, तो इसका मतलब अल्ट्रावायलेट रेज की फ्रीक्वेंसी आपकी ज्यादा होगी और विजिबल लाइट की आपकी फ्रीक्वेंसी कम होगी, लेकिन तरंगदैर्घ्य ज्यादा होगी। क्लियर हो गया? उल्टा है, समझ में आ गई ये बात? फिर से एक बार याद कर लीजिए, गाड़ी XUV इन माई रेंज। क्लियर हो गया? ये थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के कैसे बनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, उनके प्रिंसिपल्स क्या क्या है, कैसे आई, उनके पार्ट्स क्या क्या है, उन्हें याद कैसे कैसे रखना है। आज के लिए केवल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।